जय हिंद डॉक्टर्स। मॉड्यूल निकालो फटाफट, डिस्कशन करेंगे। हाँ, क्या बोला था डिस्कशन के लिए मैंने आपको? एक्सरसाइज 1 और 3 बोला था, बीवी बोला था क्या? तो एक काम करेंगे, मंडे को पूरा डिस्कशन कर लेंगे इसका, है ना? है ना? अभी तो करूंगा ही, मतलब मंडे को जो बचा हुआ रहेगा, है ना? मुझे बताओ फटाफट, एक्सरसाइज नंबर 1 में कहां तक हो गया था? एक्सरसाइज नंबर 1 में हो चुका था 47 तक, है ना? 48 से लेकर 59 तक किसी को डाउट? 48 से 48 से 60 तक किसी को डाउट? 60 तक, 60, 48 से 60, 48 से 60 किसी को डाउट? 61 से लेकर 70 किसी को डाउट? 64, 64, क्या हो गया इसमें? क्या हो गया? क्या हो क्या रहा है, मतलब बताओ, क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन, बताओ। नहीं नहीं, ट्राई नहीं करना। अब आपने ट्राई कर लिया, अब मुझे बताओ आपने करा क्या था, ये बताओ। याद करो, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन कराया था, जिसमें तो केएसपी भी नहीं दे रखा था, कंसंट्रेशन भी नहीं दे रखा था। इसमें कम से कम कंसंट्रेशन तो दे रखा है कॉमन आयन का। यहाँ पर ये जो दे रखा है 0.01, ये क्या दे रखा है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन दे रखा है। ये सॉल्विटी है, सॉल्विटी से केएसपी नहीं निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 64, केएसपी, केएसपी कितना हो जाएगा पीबीसीएल2 का? 4s क्यूब, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁶। आ गया केएसपी? ठीक है, सॉल्विटी निकालनी है। किसकी निकालनी है सॉल्विटी? पीबीसीएल2 का। टमाटर एनएसीएल की नहीं निकालनी। केएसपी किसका निकाला पहले तो बताओ, ये केएसपी किसका निकाला अपन ने? पीबीसीएल2 का। तो सॉल्विटी तो इसी की निकालेंगे यार। आप एनएसीएल की निकाल रहे होंगे, तो फिर क्या कर रहे थे? आपको क्वेश्चन में क्या समझ में आता है बताओ? अभी तो कह रहे हो एनएसीएल की सॉल्विटी निकालूंगा। टमाटर एनएसीएल की सॉल्विटी वही होगी जो कंसंट्रेशन दे रखा है। पागल हो गई है दुनिया, फेयरली सॉल्युबल की सॉल्विटी निकाल रही है। अच्छा इधर देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, अनकॉमन आयन कहां पर देखेंगे? इस पेरिंग में कितना है? सब सही तो बता रहे हो यार। 1s डैश की पावर 1 इज इक्वल टू KSP 4 into 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कितना है? 0.01 नहीं है। हाँ, कि पावर में क्या लगा दूंगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कॉमन आयन कमिंग फ्रॉम स्पेरिंगली सॉल्युबल। क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ, 70 तक किसको डाउट? 70, 71 से 80 तक किसी को डाउट? हाँ 73, कहां पर हो 73? हाँ, किसको डाउट है? ZnS, और यहाँ दे रखा है कॉपर Zn। हाँ, ZnS प्रेसिपिटेट करेंगे और CUS प्रेसिपिटेट करेंगे, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि उनका केस भी दे रखा है, मतलब इनके बीच में क्या है, कंपटीशन है कि कौन प्रेसिपिटेट करेगा और कौन नहीं करेगा। हो सकता है दोनों भी कर दे, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर Zn का कंसंट्रेशन दे रखा है, दे रखा है कितना? 10⁻⁻²। तो क्या मैं S-2 का कंसंट्रेशन निकाल दूंगा? क्योंकि इसका केस भी दे रखा है, निकाल लूंगा।
तो S-2 का कंसेंट्रेशन देखते जाना 73 का S-2 का कंसेंट्रेशन, ये कंसेंट्रेशन कहां से है? ZnS का है ना? Zn का कंसेंट्रेशन दे रखा है ना? तो Zn का कंसेंट्रेशन दे रखा है, इसका कंसेंट्रेशन किसकी मदद से निकालूंगा? KSP की मदद से। तो इसका कंसेंट्रेशन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁻20। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसे ही मैं क्या S-2 का कंसेंट्रेशन निकाल सकता हूं CuS से? Cu का कंसेंट्रेशन दे रखा है, S का निकाल सकता हूं क्योंकि ये किसके बराबर होगा? KSP के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा 8 × 10⁻34 मोलार। मोलार। मुझे एक बात बताओ, पपीता कौन बनाएगा पहले? CuS बनाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी कम, सॉल्युबिलिटी कम मतलब घुलेगा कम, घुलेगा कम मतलब पपीता पहले बना देगा। खत्म हो गया। कुछ क्या हो गया था आपको इसमें? क्या दोनों नहीं बनाएगा? देखो अलग अलग है, अगर दोनों का बराबर होता तो बना देता, है ना? हाँ, क्या हो गया 74 में? ऐसा क्वेश्चन कर तो रखा है क्लास में, पीएच दे रखा है ना? पीएच से पीओएच आ जाएगा, पीओएच से OH माइनस आ जाएगा। एक सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। What will happen if the pH of the solution of this should be adjusted to this? ठीक है, हाँ सुनना ध्यान से। आपको डाउट था ना? हाँ सुनो, MgNO3 होल्टवाइज का कंसंट्रेशन दे रखा है, ठीक है? एक तो इसका कंसंट्रेशन दे रखा है, एक पीएच दे रखा है ना? पपीता कौन बनाएगा? हाँ, MgNO3 का केएसपी नहीं दे रखा, तो किसका दे रखा है? तो वही पपीता बनाएगा, है ना? अच्छा देखना भाई, केएसपी दे रखा है ना, किसका दे रखा है? MgO होल्टवाइज का, तो इसी के पपीता की बात करेंगे अपन, है ना? क्वेश्चन नंबर 74 हो गया था क्या? 74 74 हो गया था। मुझे बताओ प्रेसिपिटेट कौन करेगा? प्रेसिपिटेट अपन चेक किसका करेंगे? MgO होल्टवाइज का, क्योंकि उसका केएसपी दे रखा है। अब अपन को ये चेक करना है कि ये पपीता बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताना, यहां पर MgNO3 होल्टवाइज का कंसंट्रेशन दे रखा है, तो क्या मैं यहां से Mg+2 का कंसंट्रेशन पता कर सकता हूं? ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3। पीएच दे रखा है 9, तो पीओएच कितना आ जाएगा? 5। पीओएच 5 आ गया, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आ गया? 10⁻⁻5। Mg भी पता है, OH भी पता है, MgOH होल्टवाइज का QSP कैलकुलेट कर लूंगा। QSP कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैंने तो आपको बताया था रिएक्शन लिखना पहले, है ना? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। QSP इसके बराबर हो जाएगा Mg+2 का कंसंट्रेशन 10⁻³ इंटू OH-2 का कंसंट्रेशन 10⁻5 प्लस 13 10⁻13। केएसपी कितना है इसका? 10⁻12। बनेगा नहीं बनेगा? ये हो जाएगा 10⁻13। और केएसपी कितना है? 10⁻12 के ऑर्डर का है। मतलब आप मुझे बताओ क्यूएसपी क्या है? कम। क्यूएसपी कम है मतलब रिएक्शन क्या जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आंसर क्या है? क्या है? विल नॉट टेक प्लेस। दिख भी रहा नहीं लेगा, है ना? हाँ 80 तक किसी को डाउट? 65 में √3 आ रहा है, ठीक है? आंदो क्या दिक्कत आ रही है? सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। केएसपी दे रखा है, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ M+, ठीक है? अगर इसके मैं केएसपी की बात करूं तो केएसपी आपको दे रखा है, और इसके केएसपी का एक्सप्रेशन हो जाएगा 4s³, है ना? ये हो जाएगा, ठीक है? सुनो क्वेश्चन नंबर 65।
यहां पर अगर अपन बात करें तो KSP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 4s क्यूब, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5। 4s क्यूब इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10 टू द पावर -6। s क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर -6। s इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1/3 इंटू 10 टू द पावर -2। यहां तक तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। अच्छा, अब क्या कह रहा है, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस आयन दैट कुड बी अटेन्ड इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहां पर बोल रहा है M2SO4 है, M2SO4 से M+2 कितना मिलेगा मुझे, 2s मिल जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस आयन ये किसके बराबर होगा, 2s के बराबर होगा, है ना। अगर सॉल्युबिलिटी M2SO4 की मैं S मान रहा हूं तो इसका कंसंट्रेशन 2s, S की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 10 टू दी पावर -2। रुको सही एक मिनट, 2 4 8 24, 24 की पावर 1/3 बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3, 2 और 3 के बीच में आंसर है, खत्म। देखो 2.89 इंटू 10 में -2। एट्टी तक किसको डाउट ये समझ में आया दो अंदर कैसे घुसे यार क्या क्लोज दे रखेंगे ऑप्शंस फालतू कैलकुलेट करा है मेरे से मेरा दिमाग खर्च हो गया 10 टू द पावर -2 टिक कर देते हैं यार, ये ज्यादा नहीं होगा, आप खुद देखो ये बहुत कम होगा, ये 1 के आसपास होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, है ना। मतलब ये इतना तो नहीं होगा कि इस 10 की पावर को बिगाड़ दे, ये इसको छेड़ दे। अब आप देखो 10 टू द पावर -2 एक ही ऑप्शन दे रखा है, मैंने दिमाग ही नहीं लगाया, वरना मैं पहले ही खत्म कर देता इसको कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मुझे सॉल्व करना पड़ता क्योंकि उन्होंने पूछा था सॉल्व करके दिखाओ। 81 से लेकर 90 तक इसका डाउट हो गया था। अच्छा हाँ, 108 से लेकर 108 से लेकर 110 तक, 108 से लेकर 120 तक किसी को डाउट, 100 क्या हो गया इसमें, क्या कह रहे हो। हाँ 10 के अंदर आते, हाँ सोल्यूशन का क्या नहीं चेंज होना चाहिए, पीएच बफर का चेंज नहीं होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, है ना। मैंने कभी बोला कि कांस्टेंट रहता है, मैंने बोला था ना के बराबर चेंज होता है, पर होता तो है, नहीं होता क्या, नहीं होता, बताओ सच सच बोलना, नहीं होता क्या। पीएच कहां से कहां तक चेंज होगा, पीके ए -1 से लेकर पीके ए +1 तक होता है, और आप कह रहे हो कांस्टेंट होता है। आप अपनी टोपी हटाओ, मुझे देखने दो उनको। हाँ मैं अभी तक क्या बोलता था, ना के बराबर चेंज होगा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा यहाँ पर, बफर सोल्यूशन का पीएच क्या रहता है, तो कांस्टेंट दे रखा होगा उसमें, वहां पर आप चारों ऑप्शन में देखना, चारों ऑप्शन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है ना के बराबर होता है ना, कहीं भी नहीं मिलेगा ना के बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। पर यहाँ पर थोड़ा तो चेंज होगा ना यार, यार ये रेंज बहुत अच्छी खासी रेंज है, इस रेंज में पता है कितनी यूनिट आ जाती है पीएच की, तो टमाटर 10 नहीं तो, अगर पीएच 10 यूनिट से चेंज हो गया तो उसको ना के बराबर बोलोगे, यार ये देखो यार, मतलब कॉन्फिडेंस देखो इनका, लपक के कॉन्फिडेंस, गोजू 2 यूनिट का चेंज हुआ है यहाँ पे 10, हमारी इतनी सीरियस टॉक चल रही थी हमें, हाँ आया समझ में, भले ही स्लाइड चेंज होगा पर होगा, अपन को आंसर कोट करना पड़ेगा, है ना। हाँ
120 तक किसी को डाउट? 120 तक किसी को डाउट? अरे याद करो, ये तो बहुत पहले दिया था, बफर का है ये, बन गया मतलब। अरे यार 120 क्या कह रहे हो? 109 क्या हुआ? लास्ट में क्या दे रखा है? कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, इधर देखो फटाफट। ऐसा हो ही नहीं सकता बफर में डाउट आ जाए यार आपको। दांजू निकाला है मैंने बफर आप लोगों का। एक्सप्रेशन बता सकते हो क्या मेरे को? हाँ बताओ ना, क्या लिख रखा है? हाँ, ये तो नहीं, आप तो वैल्यू पुट करो डायरेक्ट। 4 इज इक्वल टू 3.8 प्लस लॉग 0.10 इंटू वी डिवाइडेड बाय एसिड 50 इंटू 0.05, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 0.2, 10 की पावर 0.2, 10 की पावर 0.2 इज इक्वल टू, ये गया ये गया, ये हो गया इधर 10v, ये हो गया 50 इंटू 5, गलत उड़ा दिया ये, है ना, ये उड़ाते हैं, ये हो गया v/25, 10 की पावर 0.2, 10 की पावर 0.2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.8, 1.7, 1.7, 7 कदम चलोगे तो 0.03 से बढ़ता है, मतलब 0.21, 1.7 के बराबर हो जाएगा ये, 1.7 v डिवाइडेड बाय 25। हाँ, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 39.6, हो गया खत्म। ये समझ में आया? या तो 1.6 लो या 1.7 लो, अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे और आंसर बहुत दूर दूर है। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज समझ में आती है, अब आपको कहोगे सर देखो ना 39 और 50 पास पास ही तो है, ये कभी भी 2 के बराबर तो नहीं होगा। ये 2 के बराबर पता है कब होगा? जब 10 की पावर 0.3 होगा, है ना। 120 तक किसी को डाउट? 121 से लेकर 130 तक किसी को डाउट? ये मत बोलना 124 में डाउट है क्या किसी को डाउट? लास्ट क्लास में बता दिया था। 130 तक किसी को डाउट? 130, 130 तक किसी को डाउट? 131 से 140 किसी को डाउट? 131 से 140, हाँ 141 से धमाधम हो गया था, बहुत बढ़िया। 141 से 150 किसी को डाउट? एसिड बेस के बनाए थे क्वेश्चन। 151 से लेकर 160 तक किसी को डाउट? हाँ 153, NH3 गैस डिसॉल्व्स इन वाटर टुगेदर, क्या हो गया? बेस NH3 बना रहा है NH4 प्लस, कैसे बनाए? अरे टमाटर, NH4OH, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, NH3, नहीं नहीं मैं बताऊंगा अब, मैं पूरा बताऊंगा यार। NH4OH, ये जब H देगा तभी तो NH4 प्लस बन पाएगा। खत्म। 160 तक किसी को डाउट? 159, क्या हो गया इसमें? क्या करा पहले बताओ? सबसे पहले क्या पहचाना? वाटर क्या ले रहा है? H प्लस ले रहा है, तो क्या हो जाएगा? बेस हो गया। फिर एसिड हो गया। दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो सही तो बता रहे हो यार, दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए, फिर वो उधर के दोनों वीक हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ क्या कह रहा है, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द वीक एसिड। वीक एसिड कौन है जरा बताना?
H3O प्लस है वीक एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस बताना था। क्या क्या वाटर है, चेक करना जरा आंसर। क्यों मजे ले रहे हो मेरे बैठे बैठे? नहीं बन रहा था। मेरी मेरी एक काम करना, कमरे में ना मेरी तस्वीर लगा लेना, देख देख के बनाना फिर। हाँ यार, मतलब मजे ले रहे हैं मेरे बैठे बैठे। यार मुझे एक बात बताओ, वो जो लास्ट क्लास में ट्रिक बताई थी हो गई थी ना, वो समझ में आ गई थी ना? क्या वो पूरे एसिड बेस याद रखने की जरूरत है क्या? 160 से लेकर 161 से लेकर 170 तक, किसी को डाउट? फटाफट। 161 से लेकर 170 तक किसी को डाउट? 171 से लेकर 185 तक किसी को डाउट? एक्सरसाइज नंबर 1 में किसी को डाउट? एक्सरसाइज नंबर 3 1 से लेकर 10 तक किसी को डाउट? 11 से 20। देखो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इसमें से, है ना? जो बीच बीच में रह गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, क्यों यार ऐसे क्यों कर रहे हो? मंडे को लास्ट क्लास नहीं है, 1-2 में क्लास है। आज आज कर लो जो करना है। चलो आधी कर लेते हैं, 30 तक कर लेते हैं, 30 तक। 1 से 10 तक किसी को डाउट? 9। 9 में क्या हुआ? ये तो पहले डिस्कस हो गया था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है। हाँ, मुझे एक बात बताओ, FeCl3 में से ये बता सकते हो कौन से टाइप का सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग से क्या मिलता है मुझे? पीएच। वीक से मुझे क्या मिलता है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यहां पर कौन करेगा? Fe के हाइड्रोलिसिस करने के कारण यहां पर सोल्यूशन जो होगा ना वो एसिडिक होगा। बस आ गया आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्योंकि Fe का हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, प्रोडक्ट साइड में आपको H+ मिलेगा। 11 से 20 किसको डाउट? 21 से 30 किसको डाउट? 30 तक किसको डाउट? हेडिंग लिखो, मोल कॉन्सेप्ट। क्या बताया था मैंने? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? एक सेकंड, आप आता हूं आपके पास। हाँ, क्या बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने? हर केस के बाद क्या कराऊंगा? रिवीजन काय का क्या रहूंगा? 12 केसेस का रिवीजन कराऊंगा। अरे वो मैंने कहा था कि आपके लिए आपको पेज छोड़ना है। मैंने आपको बोला था कि आप क्या करना, कि हर केस के बाद थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देना और वहां पर फॉर्मूले लिख लेंगे हम, फॉर्मूले की समरी लिख देंगे, वो आप ही को अपने लेवल पर लिखनी पड़ेगी। थोड़े से आपको अपने नोट्स पर मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत अगर मैंने करी है तो थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, है ना? थोड़ी और कर दीजिए तो हो गया काम फिर, है ना? सर है ना मेरे, डंडे मारेंगे मेरे को। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट। अब याद करो मोल कॉन्सेप्ट मैंने कितनी बार पढ़ा दिया आपको, है ना? एक काम करेंगे, फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। मोल कॉन्सेप्ट दिवाली से पहले खत्म करना है इसको। मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब सुनते रहो ना, अब सुनते रहो। हाँ, हो जाएगा आराम से। सब कुछ पढ़ा रखा है, और जो मैंने नहीं पढ़ा है वो रिडॉक्स में आपने पढ़ लिया है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। कोई नहीं बोला था, मैंने बात कर ली थी। और अगर उन्होंने ये बोल दिया था तो फिर तो आपसे आधा मॉड्यूल भी नहीं बना होगा रिडॉक्स का। इधर पढ़ो। मोल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बेसिकली ये जो वर्ड है मोल, है ना, बहुत सारी कहानी होती है पर अपन को अब उस कहानी से मतलब नहीं है। अपन को मतलब किससे है? क्वेश्चन से मतलब है ना? पढ़ाना है मुझे। मेरी सबसे ज्यादा भयंकर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है किसकी है? एक है आयनिक पर और एक है थर्मोडायनेमिक्स पर। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स
लास्ट ईयर थोड़ा सा इधर उधर हो चुका था आपका, है ना, आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन, आधा किसी और ने आधा किसी और ने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, पर वो मैं करवा दूंगा वो बहुत जबरदस्त तरीके से। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल घास काटूंगा, मेरी आदत ही नहीं है। मैं आपको पता है, आप ये मान के चलो आपका पूरा मॉड्यूल बन जाएगा, इधर उधर के क्वेश्चन भी होंगे ना वो भी बन जाएंगे, और बिन फालतू वही चीज बार बार मैं बोलूं जो आप पहले भी सुन चुके हो और जो पहले से आपको पता है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। मुझे पता है आपको क्या नहीं पता है, सिर्फ वही बताऊंगा मैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं मोल वर्ड की बात करूं, तो मोल बेसिकली क्या है, वन ऑफ दी 7 बेसिक एसआई यूनिट में से एक है। और ये किसकी एसआई यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोल, बेसिक एसआई यूनिट, बेसिक एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और बेटर होगा कि आपके जो पिछले साल के नोट्स होंगे वो आप लेकर आ जाइए, उसी में ही सब कुछ लिखते रहिएगा, वापस से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ, क्वेश्चंस के लिए आप अलग से कॉपी बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल जो वर्ड है वो क्या है, बेसिकली 7 बेसिक एसआई यूनिट आपने पढ़ी होगी, उनमें से एक एसआई यूनिट होती है मोल। किसकी यूनिट होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है। अब ये मोल वर्ड आया कहां से, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains that contains as many entities as there are atoms in exactly 12 gram of the C12 isotope। अपन ने देखा मोल क्या है, बेसिक ऐसा यूनिट है किसकी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अब ये मोल आया कहां से, मोल होता क्या है, मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है दैट कंटेन्स as many entities as there are atoms in exactly 12 gram of the C12 isotope। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम लेता हूं, कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम लेता हूं, इस 12 ग्राम में कुल मिलाकर जितने भी एटम्स होंगे कार्बन के, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। उसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अपन क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। अब 12 ग्राम कार्बन 12 में कुल मिलाकर कितने एटम होते हैं, तो करा क्या गया, 12 ग्राम क्या लिया गया, C12 के एटम्स लिए गए, ठीक है, डिवाइडेड बाय अब मुझे बताओ, कार्बन 12 के 12 ग्राम मैंने एटम लिए, कार्बन 12 आइसोटोप के मैंने 12 ग्राम एटम लिए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इस 12 ग्राम में क्या एक एटम होगा, क्या दो एटम होंगे, नहीं, कितने होंगे, ढेर सारे होंगे। मुझे नहीं पता कितने हैं, कितने होंगे, ढेर सारे होंगे। क्यों ढेर सारे होंगे, क्योंकि एटम आप नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते, इतना छोटा होता है। और याद करो, एटम को आज तक किसी ने भी नहीं देखा, इतना छोटा होता है, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं इसमें बहुत सारे एटम होंगे। तो मैंने क्या करा, एक एटम का मास कैलकुलेट कर लिया, इसकी मदद से कैलकुलेट करा, मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। किसकी मदद से, मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। ऐसे नहीं वो जो तराजू होता है उसकी मदद से, यूं ऐसे यूं एटम डाला, यूं कांटा देखा, यूं 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 कर रहा है, ऐसे नहीं। किसकी मदद से मेजर करा अपन ने, मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। और जब मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से मेजर करा तो वैल्यू निकल कर आई 1.992648 इंटू 10 टू द पावर, क्या बात है यार, रट के आए हो मस्त, 23, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 6.022, बोलो ना आगे, 1367 इंटू 10 टू द पावर 23 है ना। इसका मतलब क्या है कि 12 ग्राम कार्बन 12 का अगर मैं आइसोटोप लेता हूं, कार्बन 12 का आइसोटोप लेता हूं और इसका 12 ग्राम लेता हूं, तो इसके अंदर कुल मिलाकर कितने एटम्स है, इतने एटम्स हैं। और इसी एंटिटी को अपन क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं मोल एक डेफिनेट नंबर ऑफ एंटिटीज एग्जिबिट करता है, ठीक है। और वो डेफिनेट नंबर क्या है, 11, ठीक है। मोल कंटेन्स डेफिनेट नंबर ऑफ particles
Mole contains definite number of particles and these particles can be atoms, it can be molecules, it can be ions. This definite number is 6.022 into 10 to the power 23, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कहां पर होता है, सबस्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। तो सबसे जबरदस्त बात क्या पता चल गई, मोल क्या है, एक डेफिनेट नंबर कंटेन करता है और वो डेफिनेट नंबर क्या कहलाता है, Na कहलाता है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं आगे, तो मोल से मुझे नंबर के बारे में पता पड़ गया, मोल से मुझे किसके बारे में पता पड़ गया, नंबर के बारे में पता पड़ गया, और ये नंबर कितना है, Na है, ठीक है। तो मोल से आपको कुल मिलाकर 3 इंफॉर्मेशन मिलती है, एक इंफॉर्मेशन काय की मिल गई, नंबर की मिल गई। तो अगर अब आपको कोई बोल दे 1 मोल एटम है, तो 1 मोल एटम का मतलब क्या होता है, Na एटम। अगर आपको बोल दे 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, Na मॉलिक्यूल। अगर आपको कोई बोल दे 1 मोल आयंस है, तो इसका मतलब क्या होता है, Na आयंस होते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मोल से वर्ड तो यूज हो रहा है मोल, पर इस मोल वर्ड से मुझे नंबर्स के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर एक और थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखूं, तो मोल के भी कुछ पेट नेम्स होते हैं, पेट नेम्स। जैसे आपका होगा ना कोई पेट नेम, जैसे मैंने आप लोगों का रख रखा है टमाटर, वैसे ही मोल का भी पेट नेम है। पेट नेम क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम मोल, ये सब का मतलब होता है मोल। ये बात समझ में आ रही है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर ग्राम और एटम, ग्राम और मॉलिक्यूल, ग्राम और आयन, ग्राम और मोल के बीच में कोई भी ऑफ ऑफ नहीं लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड नहीं है बीच में, तो इसका मतलब मोल है। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें, तो एक चीज मुझे पता पड़ गई, मोल से मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या पता पड़ेगी मुझे, मोल से मुझे मास के बारे में पता पड़ता है। किसके बारे में पता पड़ता है, मास के बारे में। दूसरी इंफॉर्मेशन, कुल मिलाकर कितनी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है अपन को, 3। एक तो पता पड़ गया पार्टिकल्स, दूसरा मुझे पता करना है मास। तो अगर मेरे से कोई बोल दे मास ऑफ, मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम, ये किसके बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। आपके मॉड्यूल में ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट 2 पेज में समझा रखा है, डेफिनेशन डेफिनेशन की मदद से, है ना। वैसे इसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं आता, पर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मास ऑफ 1 मोल एटम, ये किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास इन ग्राम्स के बराबर होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 मोल एटम लिखा हुआ है, और 1 मोल एटम से मैंने यहां से इंफॉर्मेशन निकाली, इसमें कितने एटम आ गए, Na एटम आ गए। मतलब मैं कह सकता हूं Na एटम का जो मास होगा, Na एटम का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास के बराबर होगा, जो किसमें रखना है अपन को, ग्राम्स में। और इसे ही अपन पता है क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन पता है क्या होती है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, पूरे वर्ड में ही लिखी हुई है, सुनना। मास ऑफ, मास ऑफ 1 ग्राम एटम, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। अब मुझे बताओ ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मोल, मतलब मास ऑफ 1 मोल एटम। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब आगे सुनो, मुझे एक बात बताओ, 1 मोल एटम का जो मास है, मैं कह सकता हूं एटॉमिक मास के बराबर है, बोल सकता हूं ना ऐसे। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, क्या मैं बोल सकता हूं एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय Na। इतने एटम का मास ये है, इतने एटम का मास ये है, तो एक एटम का मास कितना होगा, एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय Na।
और इसे ही अपन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एटॉमिक मास। ये कभी कभार कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। अब सुनना ध्यान से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कभी भी कोई आपको बोल दे एटॉमिक मास बताओ, एटॉमिक मास, ठीक है, वैसे तो इन जनरल जब भी अपन बात करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, अपन हमेशा गलत बातें करते हैं। अपन जब भी बोलते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बताना जरा, तो आप बोल देते हो 16 ग्राम। वो 16 ग्राम एटॉमिक मास छोड़ना हो गया ऑक्सीजन का, वो तो एक मोल का मास बताया आपने। वो तो आपने क्या बता दिया? एक मोल का मास बता दिया। मुझे एक बात बताओ, पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एटम को क्या मैं देख सकता हूं? नहीं देख सकता। मतलब एटम बहुत छोटा होगा जिसको देखा ही नहीं जा सके, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 ग्राम है, बेटा 16 ग्राम का तो लड्डू होता है, और एटम को मैं देख नहीं सकता। मतलब वो जो लड्डू का मास बता रहे हो ना आप 16 ग्राम का, उसमें एक एटम नहीं है, उसमें एन एटम है, ढेर सारे एटम है, क्योंकि एक एटम का तो मास ही नहीं पता अपन को, दिखता ही नहीं है। तो अपन कैसे बोलेंगे ग्राम में? ये बात समझ में आ रही है? तो कभी भी आपसे पूछ लेना कोई भी एक एटम का मास बताओ, तो एक एटम का मास 16 ग्राम, 12 ग्राम, 24 ग्राम, ये सब मत बोल देना। ये तो लड्डू के ग्राम, लड्डू के मास होते ही। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे एटॉमिक मास बताओ ऑक्सीजन का, तो आप क्या बताएंगे? 16 डिवाइडेड बाय Na। जो आप मास बता रहे हो ना 16 ग्राम, ये Na एटम का मास बता रहे हो आप, एक मोल का मास बता रहे हो आप। और याद करो अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी मैं मोलर मास लिखता था, एटॉमिक मास लिखता था, हमेशा यूनिट लिखता था ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। कभी मैंने ऐसा नहीं होगा कि मैं ग्राम पर मोल नहीं लिखा होगा। वो सिर्फ यही बताने के लिए ये एक एटम का मास नहीं है, ये Na एटम का मास है। जो आप 16 ग्राम बताते हो, कार्बन का 12 ग्राम बताते हो, हाइड्रोजन का 1 ग्राम बताते हो, ऑक्सीजन का 16 बताते हो, नाइट्रोजन का 14 बताते हो, 14 ग्राम, ये एक एटम का मास नहीं है। 14 ग्राम क्या होता है? सोच लेना थोड़ी देर के लिए, लड्डू का मास होता है, मतलब इसमें Na पार्टिकल्स है, ढेर है ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले एक एटम का मास बताओ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? एटॉमिक मास जो आप ग्राम में बताते हो डिवाइडेड बाय Na। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आगे बात करूं, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब Na मॉलिक्यूल, तो मैं कह सकता हूं Na मॉलिक्यूल। अब अगर Na मॉलिक्यूल के मास की बात करें, तो इसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। और इसे ही मैं क्या बोल दूंगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको कभी कभार जीएमएम भी बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं? जीएम। अच्छा, अब आप क्या मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन बता सकते हो? मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। और ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है? मोल, मतलब मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, Na मॉलिक्यूल का मास है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय Na। मतलब मैं कह सकता हूं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय Na। और इसे ही अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और कभी कभार ऐसा भी दे सकता है एग्जामिनर आपको, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर थोड़ी बहुत यूं एक मतलब ब्रीफ डिस्कशन करूं मैं आपको इसके बारे में, तो मैं ये कह सकता हूं, यहां पर जो अपन एटॉमिक मास स्केल लेकर चल रहे हैं, ये लेकर चल रहे हैं मॉडर्न एटॉमिक मास स्केल, ठीक है। पहले पुराने जमाने में, मतलब बहुत पुराने जमाने में, जो स्केल लिया जाता था वो हाइड्रोजन का लिया जाता था, ऑक्सीजन का लिया जाता था। तो अब जो मॉडर्न एटॉमिक मास स्केल अपन लेते हैं, वो किसका लेते हैं? कार्बन 12 का लेकर चलते हैं, ठीक है। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री रही है।
कि पहले ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, उसको हटा के कार्बन 12 क्यों लिया गया? क्योंकि कार्बन 12 की मदद से जब अपन रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते थे तो जो वैल्यू निकल कर आती थी वो परफेक्ट वैल्यू निकल कर आती थी, होल नंबर्स में आती थी। ठीक है, पर जब अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से निकालते थे तो इतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता था। इंटीजर्स में अपन को रिजल्ट नहीं मिल पाता था, पॉजिटिव इंटीजर्स अपन को बहुत कम मिल पाते थे, डेसिमल्स में बहुत ज्यादा रहता था उनका अमाउंट। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये मोल वर्ड जो इंट्रोड्यूस करा था, ये करा था किसने? ओस्टवाल्ड ने। किसने इंट्रोड्यूस करा था? ओस्टवाल्ड ने इंट्रोड्यूस करा था। अब ओस्टवाल्ड ने जब इंट्रोड्यूस करा तो सब ओस्टवाल्ड को फोन कर देते हैं, ट्रंक कॉल कर देते हैं। ट्रंक कॉल, ट्रंक कॉल क्या होता है? अच्छा, ट्रंक तो हाथी की सूंड होती है। अरे वो ट्रंक कॉल की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर से कॉल आती थी। और ओस्टवाल्ड को क्या बोलते थे? वो कहते थे कि यार एक बात बताओ, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? तो फिर वो क्या बोलता था? 6.0221367 into 10 to 23। अच्छा, एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? 1.992648 into 10 to -23। ऐसे इतने कॉल आते थे उसके पास, इतने कॉल आते थे, परेशान हो जाता था वो। उसको क्या पूरा बोलना पड़ता था। एक दिन क्या हो गया, उसका जबड़ा डिसलोकेट हो गया। तो हुआ क्या, उसने फिर सोचा कि यार इतना लंबा बोलूंगा बार बार तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो उसने क्या करा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा। शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करा देखना यहां पर। ये मिटा दो सारा, ठीक है। उसने क्या बोला? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, उसने बोला ये किसके बराबर है? 1 AMU के बराबर है ये। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा ये आया कहां से? ये उसने माना। ये बात समझ में आ रही है? ये आया कहीं से नहीं, ये उसने क्या करा? माना। एक कार्बन 12 के एटम का मास उसने किसके बराबर मान लिया? 12 AMU के बराबर मान लिया। और AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो आप मुझे बताओ, 1 AMU डिफाइन कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो 1 AMU? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 AMU के बराबर। अब जब उसने 1 AMU कैलकुलेट करा, जब 1 AMU कैलकुलेट करा तो उसने क्या करा? 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले 1.99, क्या लिखा था? 2648 इंटू 10 to the power -23। जब ये वैल्यू सॉल्व हुई तो ये वैल्यू निकली 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। तो 1 AMU कितना होता है? 1.67 इंटू 10 to the -24 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब उसने क्या करा, इसको डिफाइन कर दिया। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके देखा तो उसने देखा ये किसके बराबर होता है? 1/6.022 इंटू 10 to the power 23 के बराबर होता है। क्या मैं इसको बोल सकता हूं 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम? ये भी डायरेक्टली रिलेशन पूछ लिया जाता है। 1 AMU किसके बराबर होगा? 1/Na ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, और 1/Na ग्राम को एवोग्राम भी बोलते हैं, 1 डाल्टन भी बोलते हैं, और 1 U भी बोलते हैं। और U क्या होता है? यूनिफाइड मास। कुछ टाइम के बाद इस AMU को किससे रिप्लेस कर दिया गया? U से रिप्लेस कर दिया गया। क्यों? इसका एक रीजन था। जब भी AMU वर्ड यूज करते थे ना किसी के साथ भी, एक कंफ्यूजन हो जाता था। सपोज करो मैंने वाटर मॉलिक्यूल का मास बताया 18 AMU, 18 AMU मास मैंने बताया, ठीक है। अब अगर 18 AMU में मास बताऊंगा तो मुझे एक बात बताओ, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं और यूनिट क्या लगा रखी है? एटॉमिक मास यूनिट। बात चल रही है मॉलिक्यूल की, यूनिट बोल रहे हैं एटम की। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो बाद में क्या लगा दिया गया? इसको यू बोल दिया गया, यूनिफाइड मास। ठीक है। अब इस AMU का पता है एडवांटेज क्या है? इस AMU का एडवांटेज ये है
कि मास ऑफ वन एटम अपन जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय Na, यही बोलते हैं, ठीक है। और मास ऑफ वन मोल एटम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास इन ग्राम, यही बोलते हैं ना। मजेदार बात यह है कि ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। भले ही आप एक मोल के मास की बात करो, एक एटम के मास की बात करो, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। चेंज क्या हो जाता है, यूनिट चेंज हो जाती है। यहां पर यूनिट क्या चलेगी, ग्राम। और मुझे बताओ 1/Na ग्राम क्या होता है, AMU। तो अगर मेरे से कोई पूछ ले CO2 के एक मोल का मास बताओ, तो मैं बोलूंगा 44 ग्राम। अगर मेरे से कोई पूछ ले CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, 44 AMU। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, यूनिट बदल जाती है। ये बात समझ में आ रही है। कोई मेरे से पूछ ले O2 के मॉलिक्यूल का मास बताओ, O2 के एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, 32 तो रहेगा ही। अब आपको दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है, सुनना। एक मॉलिक्यूल का मास पूछ रहे हैं, अगर मैं ग्राम लगाऊंगा तो लड्डू की साइज का हो जाएगा, और मॉलिक्यूल दिखता नहीं है तो ग्राम नहीं लगेगा, क्या लगेगा, AMU लगा देना। एक मोल का मास पूछ ले, O2 के एक मोल का मास, तो मैग्नीट्यूड तो 32 ही रहेगा। अब अपन को अपने अकॉर्डिंग यूनिट डिसाइड करनी है। एक मोल, मोल मतलब ढेर, ढेर मतलब बड़ा होगा, मास मतलब 32 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है, तो मुझे जवाब दोगे। O3 के एक मॉलिक्यूल का मास बताना, O3 के 48 AMU या 48 ग्राम, 48 AMU हो जाएगा। अच्छा, O3 के एक मोल का मास 48 ग्राम। अच्छा, नाइट्रोजन के एक एटम का मास बताना, नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14, 14 या 28 एटम बोला है, नाइट्रोजन एटम मतलब 14 AMU। और नाइट्रोजन के एक मोल का मास 14 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मीथेन गैस का, मीथेन गैस के एक मोल का मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। और मीथेन गैस के एक मॉलिक्यूल का मास 16 AMU। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है बात सभी को, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो अगर आपसे पूछ ले, चलो एक और थोड़ा सा और खेलते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछ ले कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ MgO, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ MgO, बताओ। मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक मास, 24 प्लस 16 कितना हो गया, 40। अब मुझे बताओ MgO के मॉलिकुलर मास, MgO का मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास ऑफ MgO 40 AMU या 40 ग्राम। मॉलिकुलर मास का मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को, ठीक है। मुझे बताओ कैल्शियम का एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 40 AMU। एटॉमिक मास बोला है, एक एटम का मास। पर आप मुझे बताओ कैल्शियम का एक एटम का मास बताना है, कैल्शियम का एटॉमिक मास इन ग्राम बताना है, कैल्शियम का एटॉमिक मास इन ग्राम 40 ग्राम, 40 ग्राम। अगर इन ग्राम बोल रहा हूं मतलब क्या है, एक मोल का मास बताना है आपको। क्लियर है बात सभी को। यहां एक लाइन लिखी थी, लिख ली ना आपने, वो तो लिख ली होगी ना एक लाइन। क्या लिखी थी लाइन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 AMU। एग्जाम्पल, मास ऑफ वन मोल नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ वन मोल नाइट्रोजन एटम, फटाफट जवाब दो, फटाफट 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 फटाफट। क्या हो जाएगा, 14 ग्राम। मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, ये कितना हो जाएगा, 14/Na ग्राम। और इसी में क्या बोल दूंगा, 14 AMU, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल मास,
एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये किसके बराबर हो जाएगा? 14 AMU के बराबर हो जाएगा। एक्चुअल मास का मतलब क्या होता है? अगर बोल दे एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मतलब एक्चुअल मास का मतलब होता है एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, एक्चुअल मास का मतलब क्या होता है? एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास। मास ऑफ 1 मोल H2O, मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, एक्चुअल मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल। हाँ, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम या एमयू? देखो 18 तो सब जगह आएगा, यहां पर क्या लगाऊंगा? एक मोल की बात हो रही है, मतलब डेढ़ की बात हो रही है, ग्राम। मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो 18 अपॉन Na करूंगा, और यही किसके बराबर हो जाएगा? 18 MU के बराबर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो एक डेफिनेशन लिख लेंगे अपन। एक्चुअल मास, इट इज द मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अपन ने मोल वर्ड से दो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर दी, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और दूसरा मास। तीसरी इंफॉर्मेशन रहेगी वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो एट एनटीपी और एसटीपी, आपको कंडीशन पता है एनटीपी और एसटीपी की क्या होती है? बताओ। टेम्परेचर क्या होता है? क्या होता है ये? 273.15 केल्विन, या आप इसको ऐसे बोल दो 273 केल्विन। प्रेशर कितना होता है? ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 180 एम कितना होता है? 180 एम होता है। और इसे मैं क्या बोल सकता हूं? 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पा। वॉल्यूम की बात हो रही है, मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम की बात मैं कर रहा हूं एनटीपी और एसटीपी पर, मतलब किसकी बात चलेगी? गैस की बात चलेगी। और गैस के लिए अपन एक इक्वेशन हर जगह लगाते हैं, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अगर यहां पर वैल्यूज पुट करोगे आप, यहां पर आप वैल्यूज पुट करोगे और एक मोल के लिए, एक मोल के लिए वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम निकल कर आएगा वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ये किसके बराबर हो जाएगा? यहां पर 22.4 लीटर। पर अगर मैं यहां पर बात करूं न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एट एनटीपी और एसटीपी, टेम्परेचर यहां पर क्या लिया जाता है? 273.15 केल्विन लिया जाता है और 273 केल्विन लिया जाता है। पर मजेदार बात यह है कि न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्रेशर लिया जाता है बार में, और यही किसके बराबर हो जाता है? 10 की पावर 5 पा। ये बात समझ में आ रही है? अब इसको कैसे याद करोगे? देखो अपन को वैल्यू जो यूज करनी है वो यही वाली करनी है, 22.4 लीटर। ठीक है, हमेशा यही वाली करनी है। अब कैसे पता चलेगा कि बार में कब लेना है और एटीएम में कब लेना है? अपन नई जनरेशन के लोग हैं और अपन को वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसकी आदत नहीं है अपन को। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कितना होता है? कितना बोल रहे हो आप? बताना जरा। 22.71 लीटर। एक और कंडीशन होती है,
सेटअप, स्टैंडर्ड, एम्बिएंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, मिलेगी। यहां पर टेम्परेचर कितना हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस बोलूं या मैं कह दूं 298 केल्विन, और प्रेशर कितना हो जाता है 1 बार, और यहां पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल of an ideal gas is 24.789 लीटर। तीन इंफॉर्मेशन मिल चुकी है अपन को मोल वर्ड से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, मास के बारे में, और वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम की अपन कब बात करेंगे? ओनली फॉर गैसेस स्पीशीज, फॉर गैसेस ओनली। तो यहां पर लिख लेना ऊपर ही ऊपर, फॉर गैसेस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं थोड़ी सी बातें और करूं तो मैं डायरेक्टली अब फॉर्मूले लिख रहा हूं, मोल के फॉर्मूले। ठीक है, तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास इन ग्राम या वेट इन ग्राम, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही बात होती है। ठीक है, मोल क्या हो जाएगा? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और क्या लिख सकते हैं अपन? ग्राम, अगर मॉलिक्यूल हुआ तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा, अगर एटम हुआ तो ग्राम एटॉमिक मास लिखूंगा, और अगर आयनिक स्पीशीज हुई तो याद करो फॉर्मूला मास लिखूंगा। बताया था मैंने ये फॉर आयंस। सेकंड फॉर्मूला, मोल का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ भी, कॉपी पेन कुछ भी हो सकते हैं, पर अपन जनरली क्या यूज करेंगे? एटम, मॉलिक्यूल, आयंस। क्या ये मोल वर्ड अपन डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, डिवाइडेड बाय Na। थर्ड फॉर्मूला, मोल से अपन को वॉल्यूम के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली थी, तो वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी और एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। सर एक बात बताओ, अगर ये वॉल्यूम एनटीपी और एसटीपी पे नहीं दी गई, मान लो प्रेशर 2 दे दिया, फिर क्या करूंगा? फिर क्या करूंगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देना, क्योंकि आया कहां से? पीवी इक्वल टू एनआरटी से। पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देना। ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें किसको डाउट है तो बोलो, किसी को भी डाउट है तो बोलो। मैंने लास्ट में ये बोला, सपोज करो आपको यहां पर वॉल्यूम, मान लो ऑक्सीजन की वॉल्यूम की बात चल रही है, एसटीपी और एनटीपी पर नहीं गिवन है ना? एसटीपी और एनटीपी कंडीशन मेंशन नहीं है, बोल दिया प्रेशर 2 है, फिर क्या करूंगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दूंगा, और पीवी इक्वल टू एनआरटी में पी क्या रख दूंगा? 2। ठीक है, वॉल्यूम मुझे पता करनी है, मोल मुझे दे रखा होगा, आर मुझे पता है, पीवी दे रखा होगा, है ना? क्वेश्चन लिखेंगे, ये मिटा रहा हूं मैं। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना, फटाफट, है ना? बहुत हलवे टाइप क्वेश्चन लगेंगे आपको, पर मैं क्या कर सकता हूं, इतना मोल पढ़ लिया अपन ने कि सब टुचुक टुचुक सही लगेगा। एक, दो, हाँ, क्वेश्चन लिखो।
बोलू? कैलकुलेट दी फॉलोइंग, कैलकुलेट दी फॉलोइंग। आपको वॉल्यूम जो याद रखना है वो 22.4 लीटर वाला याद रखना है, ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि अभी तक ओल्ड कन्वेंशन चल रहा है ना? ओल्ड इज गोल्ड होता है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें लिखना द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.42 ग्राम ऑफ केन शुगर, 3.42 ग्राम ऑफ केन शुगर। सेकेंड पार्ट, weight of 0.25 gram atom of calcium, weight of 0.25 gram atoms of calcium. Third part, weight of one molecule of N2 in gram. Fourth part, volume of 1.4 gram of nitrogen gas at STP. Nitrogen gas at STP. The number of, fifth part है ये, the number of moles of CO2 which contains 8 gram of oxygen, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्व करो इसको। फटाफट आंसर बताओ, फटाफट। आगे क्या? हाँ, फर्स्ट पार्ट याद करो। केन शुगर का मैंने मोलर मास आपको बताया था सॉल्यूशन चैप्टर में 342 होता है, 342 ग्राम पर मोल। तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे निकालने हैं। देखो, जब भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ ले, मास पूछ ले या वॉल्यूम पूछ ले, एक सबसे पहले काम क्या कर लेना, आप पता है मोल निकाल लेना। एक बार आपने मोल निकाल लिया, आपका सारा काम आसान हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मोल निकालेंगे केन शुगर के। केन शुगर के मोल क्या हो जाएंगे, 3.42, 3.42 डिवाइडेड बाय 342 मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम्स। तो ये कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -2। अब अपन को क्या पता करना है, मॉलिक्यूल्स पता करना है। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 टू द पावर -2 इंटू Na। आ गया आंसर, है ना? सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, कितना आ रहा है यार? 0.25 नहीं आएगा क्या? क्यों? ग्राम और एटम के बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ग्राम एटम का मतलब होता है मोल। मतलब मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम मुझे गिवन है कितने, 1/4। तो मुझे क्या निकालना है, वेट ऑफ कैल्शियम एटम निकालना है। वेट क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, कितना हो जाएगा 40। ये कितना आ गया, 10 ग्राम। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट की बात करूं, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ इनटू इन ग्राम, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। मुझे एक बात बताओ, मास ऑफ वन मोल ऑफ N2 कितना होता है, 28 ग्राम, है ना? पर ये जो 28 ग्राम मास है किसका है,
Na पार्टिकल्स का है ना। तो मैं कह सकता हूं मास ऑफ, वैसे तो मैं डायरेक्ट ही बोल सकता हूं, पर फिर भी ठीक है कोई बात नहीं। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ N2, ये किसके बराबर हो जाएगा 28/Na। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 28 AMU, क्योंकि मुझे पता है 1/Na ग्राम क्या होता है 28 AMU होता है। डायरेक्टली भी लिख सकता था क्योंकि मुझे पता है मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है ना। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं फोर्थ पार्ट की, वॉल्यूम ऑफ 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी, क्या करेंगे मोल निकालने। क्या यहाँ पर नाइट्रोजन गैस की वॉल्यूम एसटीपी पर दे रखी है, हाँ एसटीपी पे दे रखी है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं मोल ऑफ N2, सुनना ध्यान से, लिखा है नाइट्रोजन गैस, या N मत लिख देना गलती से। नाइट्रोजन गैस किस में होती है N2 के फॉर्म में होती है, तो ये हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड 1.4 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 28। ये तो क्या आ गए मोल आ गए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ N2 क्या आ जाएगा मोल इंटू 22.4। ये हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 22.4। क्या सॉल्व करके बताया इसका कितना आ रही है, कितना 1.12 लीटर। फिफ्थ पार्ट कितना आ रहा है आंसर 0.25 मोल। ये बिल्कुल सही है। सुनना ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को सुनना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। मुझे तो एक बात बताओ, इन 1 मोल ऑफ CO2, इन 1 मोल ऑफ CO2 मैं कह सकता हूं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। इन 1 मोल ऑफ CO2 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑक्सीजन कितनी है 8, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1/32 इंटू 8 मोल ऑफ CO2। इसमें किसी को डाउट है तो बोल दो, किसी को भी आंसर आ गया। मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा 8/32 1/4। क्लियर है बात सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आसानी थे ना, क्या करूं, ऐसे ही क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, calculate the number of molecules present in first part, first part 1 centimeter cube of an ideal gas at STP. Second part 1 liter of water. Third part 350 ml of NH3, 350 ml of NH3 gas at 273 Kelvin and 2 atm। बताइए। हो जाएगा क्या, फर्स्ट पार्ट को पूरा सॉल्व करना बस, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू, कोई बात नहीं आन दो।
10 to the पावर माइनस नहीं आएगा, ठीक है। हम्म 2.69 इंटू 10 टू दी पावर 19। देख लेते हैं एक बार। देखो सुनना, यहां पर एसटीपी पर बात हो रही है, और अगर एसटीपी पर बात हो रही है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं, मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, किसमें रखते हैं, लीटर में, किसमें दे रखी है, एमएल में। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो एमएल में दे रखी है, डिवाइडेड बाय, नीचे भी एमएल कर दो इसको, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, इसको लीटर में कर दो, 1000 से डिवाइड करूंगा, इंटू 22.4, ये तो कर सकता हूं। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी, वैल्यू निकल कर आएगी 2 पॉइंट, कितनी आ रही थी, इंटू 10 टू द पावर 19। ये बात समझ में आ रही है, इसलिए बोला था निकालने को, क्योंकि ये कहलाता है लॉशमिट नंबर। लॉशमिट नंबर, लॉशमिट नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ml of an ideal gas at STP is known as Loschmidt number। पूरी लाइन लिखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ml of an ideal gas is 2.69 into 10 to the power 19। ये क्या कहलाता है, लॉशमिट नंबर। सेकेंड पार्ट, हाँ सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, फटाफट, 1 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू एन है, बिल्कुल सही कह रहे हो, और ये बिल्कुल गलत है। ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना, ये वाला एक्सप्रेशन गैस के लिए यूज करते हैं, बस गड़बड़ी मत कर देना। पानी वाटर है, पानी क्या है, वाटर, और वाटर क्या है, लिक्विड। वाटर क्या है, पानी नहीं, वाटर क्या है, लिक्विड। गलती मत कर देना, यहां पर सर ने देखा, हाँ 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 लीटर में दे रखा है, 1 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू एन, ये मॉलिक्यूल्स होंगे, बिल्कुल आंसर गलत है। और इसका तो आंसर निकालने की भी जरूरत नहीं है। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर बता सकते हो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0.997 ग्राम पर एमएल, और इसी को अपन नियरली क्या मान लेते हैं, 1 ग्राम पर एमएल। तो अगर 1 लीटर पानी दे रखा है, मतलब मैं कह सकता हूं वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। इसीलिए से चालाकी से मैंने क्वेश्चन दिया था, गैस के नीचे वाटर डाल दिया आपने, ये वाला फॉर्मूला वापस यहीं पे चिपका दिया। तो मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 55.5, सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 18, ये कितना आ जाएगा 55.5। मुझे क्या निकालने थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 55.5 इनटू Na। थर्ड पार्ट बताओ फटाफट, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, क्यों 350 डिवाइडेड बाय मैं 22400 क्यों नहीं करूंगा, एटीएम 2 कह दिया, एसटीपी कंडीशन नहीं है। बात समझ में आ रही है, एसटीपी कंडीशन वायलेट हो रही है, मतलब क्या करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, खत्म। पी कितना 2, वी कितना 350, लिखते किस में है, लीटर में, तो डिवाइड कर देना 1000 से, इज इक्वल्स टू एन मुझे निकालना है इंटू आर, आर की वैल्यू क्या रखेंगे 8.314, 0.0821, क्यों, क्योंकि यहां पर लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स यूनिट चल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.0821। टेम्परेचर किस में रखेंगे, केल्विन में 273। यहां से एन जब निकालोगे कितना निकलेगा, ये क्या हो जाता है 22.4,
तो ये आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 22.4। ठीक है, ये तो क्या आ गए, मोल आ गए। मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूल्स निकाल लूंगा। इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, अरे ये 22.4 नीचे आएगा, है ना। हाँ, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा 7/224, 7/224, और ये हो जाएगा 1/32 मोल, 1/32। और मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, Na/32, Na/32। कर लो, हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलू, नेक्स्ट क्वेश्चन। O2 gas is present in 1 liter flask. O2 gas is present in 1 liter flask. 1 liter flask. At pressure, at pressure, at pressure 7.6 into 10 to the power minus 10 mm of Hg. 7.6 into 10 to the power minus 10 mm of Hg. Full stop. Calculate number of O2 molecules in flask. Calculate number of O2 molecules in flask at 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius. घर से करके लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हो जाएगा क्या, क्या लगाओगे यहां पर, बिल्कुल सही कह रहे हो। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, क्या, हाँ मैं पूछने वाला था क्यों, पर मैंने कहा ठीक है यार, अभी ऊपर ही पूछा मैंने। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ O2 एंड O3, 16 ग्राम ऑफ O2 एंड O3, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ O2 एंड O3 निकालो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो इधर मत निकालो, इधर देखो, मेरे को देखो, चीटिंग मत करना। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर दोनों सब्सटेंस अलग अलग है, सेम है या अलग अलग है? एक कौन है O2, दूसरा कौन है O3, दोनों का मास क्या लिया है 16। मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ एटम सेम मिलेंगे डिफरेंट? सेम मिलेंगे, सेम मिलेंगे यार। O2 O3 मास तो सेम ही ले रहे हैं, एटम्स भी तो सेम टाइप के ही हैं, एटम्स भी तो सेम टाइप के ही हैं, अलग थोड़ी ना है। तो नंबर ऑफ एटम्स तो सेम ही मिलेंगे। अब भले आप ऑक्सीजन को ओ ओ ओ ओ करके रखो, या O2 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 करके रखो, या O3 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 करके रखो, मास तो सेम ही होगा। और अगर मास सेम है तो एटम सेम है। बात समझ में आ रही है? अगर यहां पर आपने ऐसे 6 एटम रख दिए ऑक्सीजन के अकेले अकेले, और यहां पर 3 O2 के मॉलिक्यूल रख दिए, और यहां पर 2 O3 के मॉलिक्यूल रख दिए, मुझे बताओ मास तो सेम रहेगा। और अगर मास सेम है तो एटम सेम है, और अगर एटम सेम है तो मास सेम है। अब निकालो कितने एटम होंगे, ये आंसर है। वेट ऑफ O2 इज 16 ग्राम। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकाल रहा हूं मैं, एक बार देख लेते हैं, है ना। O2 कितना दे रखा है, 16 ग्राम। मॉलिक्यूल्स निकालने O2 के। अच्छा O2 के मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मुझे मोल निकालना पड़ेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 16/32, तो ये हो गया 1/2 मोल। तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 मैं कह सकता हूं Na/2,
अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? तो इतने मॉलिक्यूल में इंटू टू एटम, मतलब मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन O2 इज इक्वल्स टू Na/2 इंटू क्यू। ये हो जाएगा Na। ये बात समझ में आ रही है? तो दूसरा तो निकालने की जरूरत नहीं है। O3 भी कितना होगा? Na ही होगा। चेक करके देखते हैं एक बार, चेक करके देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, वेट ऑफ O3 कितना दे रखा है? 16 ग्राम। तो मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ O3 कितना हो जाएगा? 16/48। ये कितना हो जाएगा? 1/3 मोल। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 इज इक्वल्स टू Na/3। तो मैं यहां से कह सकता हूं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O3 इज इक्वल्स टू Na/3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू Na। देखो ना, देखो ना, आंसर सेम आ रहा है। और पूरी क्लास ने बोला था डिफरेंट एटम्स मिलेंगे, और अगर आपने गलत बोला है तो ध्यान से पढ़ो मूल कॉन्सेप्ट। बस मैं यही प्रूव करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा, एटॉमिसिटी पता है क्या होती है? एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताना। सुनना ध्यान से। O3, O2, CO2, H2O, CH4। O3 की एटॉमिसिटी, O2 की, CO2 की, H2O की, CH4 की। ये बात समझ में आ रही है? और अगर मुझे किसी दिन नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो एक रिलेशन और होता है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। और मजेदार बात यह है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला पहले ही आप यहां पर लगा चुके हो और यहां पर लगा चुके हो। देख लो आप, ये और कुछ नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और O2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 2। तो ये देखो एटॉमिसिटी आ गए। क्लियर है बात सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ बोलो ना। क्या ये लिख रहे हो? लिखो ना। बोलू अब? क्वेश्चन लिखो ना, घर से करके लाना। ये सही नहीं, एक यहां पर करेंगे फिर घर से करेंगे। इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3, in 4.25 gram of NH3, calculate number of molecules. First part, number of molecules. First part, number of molecules. Second part, number of atoms. Third part, number of hydrogen atoms. Fourth part, number of electrons, protons and neutrons. Number of electrons, protons and neutrons. ठीक है? Next question. Calculate the number of electrons, protons present in. Calculate the number of electrons, protons present in 48 ग्राम ऑफ Mg+2 आयन। ये यहां पर करेंगे 48 ग्राम ऑफ Mg+2 आयन। Mg+2 बताइए।
कितना आ रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? प्रोटॉन कितने होते हैं? न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? जीरो, है ना? अच्छा अब इधर देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे? देखो जब भी आपसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी पूछ लेना, आपको सबसे पहले क्या निकालना है? मोल ही निकालना है। और मोल से आपको क्या निकालना है? पार्टिकल्स निकालना है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं मोल्स ऑफ Mg+2, तो ये कितना हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय 24, कितने आ गए मोल? 2 मोल। अब अपन क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर पार्टिकल क्या एटम है? नहीं। क्या मॉलिक्यूल है? नहीं। कौन है? आयन। मतलब मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ Mg+2 आयन कितना हो जाएगा? 2 × Na। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं Mg एटम की बात करता हूं, मैग्नीशियम एटम की, इसका क्या आप मुझे एटॉमिक मास बता सकते हो? कितना होता है? 12। तो क्या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12। प्रोटॉन कितने होंगे? 12। अच्छा न्यूट्रॉन बता सकते हो? वैसे तो पूछा नहीं है, कितने होंगे? 12 होंगे। अच्छा आगे सुनो, अगर मैं Mg+2 की बात करूं, Mg+2 आयन, Mg+2 आयन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये देखो चार्ज स्पीशीज है, और चार्ज जब निकलता है यहां से, तो आउटर शेल से निकलता है, न्यूक्लियस से कुछ भी नहीं निकलता है ना? मतलब कौन निकलेगा यहां से? इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, प्रोटॉन अभी भी सेम रहेगा। प्रोटॉन की बात करें 12, न्यूट्रॉन की बात करें 12, इलेक्ट्रॉन की बात करें, कितने निकल गए? 2, बचेंगे कितने? 10। तो अगर मेरे से कोई पूछ ले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मुझे एक बात बताना, सुनना ध्यान से। Mg+2 के एक आयन में, Mg+2 के एक आयन में कितने प्रोटॉन? 12। कुल मिलाकर मेरे पास आयन कितने हैं? इतने। तो टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 2 × Na × 12, 24 Na। इसमें किसी को डाउट है तो बोल दो, है क्या डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? 24 Na कैसे लिखा? Mg के एक आयन में कितने प्रोटॉन? 12, है ना? एक आयन में 12 प्रोटॉन, तो इतने आयन में कितने प्रोटॉन? 10 × 12 कर दिया। अच्छा मुझे बताओ नंबर ऑफ, और क्या निकालना था? इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने आयन में कितने इलेक्ट्रॉन? मैं बोल दूंगा 2 × Na × 10, ये हो जाएगा 20 Na। ये बात समझ में आ रही है? क्या जो क्वेश्चन दिया है मैंने अभी आपको, वो हो जाएगा आपसे? ठीक है। होमवर्क क्या है आपका? वो तो पुराना होमवर्क था ना यार। BB1 बना लेना, BB1। ठीक है बना लेना बस, है ना? ये किसका BB1 है? मोल कॉन्सेप्ट का होमवर्क दिया है ना? आपको यकीन नहीं हो रहा होगा हमने इतनी जल्दी कुछ कर लिया, वरना तो मैं 2-3 लेक्चर के बाद आपको होमवर्क देता हूं। क्या? थैंक यू।